Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic Methodology of Operations Research or Process of Operations Research. यानी कि Operations Research में एक प्रॉपर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, उस प्रोसेस को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग द रियल लाइफ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी. सबसे पहले स्टेज में या सबसे पहले स्टेप में आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम या रियल लाइफ अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करना होता है. नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग द मैथमेटिकल मॉडल. अगले स्टेप में आप एक मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप करते हो. इसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करना होता है. जैसे सबसे पहले आपको रेलेवेंट डेटा को कलेक्ट करना होता है. इसके बाद जो सिस्टम के वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना होता है. इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना होता है जिसे आपको अचीव करना है, और इसके साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं उनकी लिमिटेशन को भी प्रॉपर्ली डिफाइन करना होता है. मैथमेटिकल मॉडल को डेवलप करने के बाद देन यू आर मूविंग टू द थर्ड स्टेप एंड दिस इज सॉल्व द मॉडल. यानी कि डिफरेंट टाइप की OR टेक्निक्स अवेलेबल है. तो जो या जिस फॉर्म का मैथमेटिकल मॉडल होता है उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर OR टेक्निक का यूज़ किया जाता है और उसके बेसिस पर एक सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर लिया जाता है. और ये जो सॉल्यूशन ऑब्टेन किया जाता है ये डिसीजन वेरिएबल के टर्म्स में ऑब्टेन किया जाता है. स्टेप थर्ड के बाद नेक्स्ट यू आर मूविंग टू द फोर्थ स्टेप एंड दिस फोर्थ स्टेप इज टेस्टिंग द मॉडल एंड इट्स सॉल्यूशन. यानी कि इस स्टेप में आप मॉडल को प्रॉपर्ली टेस्ट करते हो और उसके सॉल्यूशन को भी प्रॉपर्ली टेस्ट किया जाता है. तो फॉर दिस यू पुट वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स इन द मॉडल एंड देन यू सी वेदर सॉल्यूशन इज वैलिड और नॉट. अगर मॉडल एक्सेप्टेबल है तब तो आप स्टेप नंबर 5 की तरफ मूव करते हो, और अगर मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसके लिए आपको मॉडल को प्रॉपर्ली मॉडिफाई करना होता है. क्लियर? नाउ एक बार जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो सॉल्यूशन को, देन यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल स्टेज. इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल का मतलब क्या है? यहाँ पर सबसे पहले तो जो सॉल्यूशन वैल्यूज हैं उनको प्रॉपर्ली इंटरप्रेट किया जाता है. इंटरप्रेट करने के बाद यू पुट द नॉलेज और रिजल्ट्स गेन फ्रॉम द सॉल्यूशन टू वर्क थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज. जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो, जो सॉल्यूशन हैं उनको आप वर्किंग में लेकर आते हो, उनको आप सिस्टम में प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर देते हो, और फिर आप चेंजेस को लगातार मॉनिटर करते रहते हो. जो भी कंट्रोल आपको फॉलो करने होते हैं उन कंट्रोलिंग को आप मॉडल पर प्रॉपर्ली फॉलो करते हो. तो हम इस स्टेप को नाम देते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल का. नाउ लेट अस हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ दीज स्टेप्स वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट स्टेप in operations research methodology is defining the problem. Problem definition involves the process of identifying, understanding and describing in precise terms the problem or problems being faced by an organization. It would help the OR specialist to define the objective or the objectives to be achieved and to define the alternative courses of action. यानी कि जब हम प्रॉब्लम डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये एक तरीके से प्रोसेस होती है ऑफ आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा किन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को फेस किया जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको प्रॉपर्ली समझना और उसको प्रिसाइज टर्म्स में डिस्क्राइब करने की जो प्रोसेस है उसको हम प्रॉब्लम डेफिनेशन की स्टेज में काउंट करते हैं. जब एक बार प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया जाता है तो इस प्रॉब्लम डेफिनेशन के बेसिस पर जो OR स्पेशलिस्ट है वो उन ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर सकता है जिसको अचीव किया जाना है, और उसके साथ साथ जो भी इसके रेफरेंस में अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस हैं उनको भी प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेज. क्लियर? एक बार आपकी प्रॉब्लम डिफाइन हो गई देन यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप. स्टेप नंबर 2, कलेक्टिंग डेटा एंड कंस्ट्रक्टिंग अ मैथमेटिकल मॉडल. डेटा को कलेक्ट करना और उसके बेसिस पर एक मॉडल को या मैथमेटिकल मॉडल को प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट करना, ये स्टेप नंबर 2 है. ये तब होगा जब आप क्लियर वे में प्रॉब्लम को डिफाइन कर चुके हो और उसको अच्छी तरीके से समझ चुके हो. मॉडल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? मॉडल कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ hypothesizing
relationships between variables subject to and not subject to control by decision makers। यानी कि कुल मिला के जो डिसीजन वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन के टाइम पर, अब ये भी दो टाइप के होते हैं, या तो कंट्रोलेबल होंगे या फिर अनकंट्रोलेबल होंगे। तो जैसे भी हो वो डिसीजन वेरिएबल्स, तो जब हम उन डिसीजन वेरिएबल्स के बीच में एक हाइपोथेसाइजिंग रिलेशनशिप को सेट करते हैं तो हम इसे मैथमेटिकल मॉडल का नाम देते हैं। अब इस मैथमेटिकल मॉडल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के बेसिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या है ये बेसिक कंपोनेंट? द वेरी फर्स्ट बेसिक कंपोनेंट इज द कंट्रोलेबल, या फिर हम इसको डिसीजन वेरिएबल्स का नाम भी देते हैं। क्या होते हैं? दीज आर द इश्यूज और फैक्टर्स इन द प्रॉब्लम हुज वैल्यूज आर टू बी डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग द मॉडल। ये वो पर्टिकुलर वेरिएबल्स होते हैं जिनके रिलेशन में हम सॉल्यूशन को सर्च कर रहे होते हैं। मॉडल को सॉल्व करने के बाद जिन वेरिएबल्स की वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया जाना होता है उन्हें हम कंट्रोलेबल या फिर डिसीजन वेरिएबल्स का नाम देते हैं। इन वेरिएबल्स के रेफरेंस में जो पॉसिबल वैल्यूज असाइन की जाती है, इन वैल्यूज को हम डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स या स्ट्रेटजीज या फिर कोर्स ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर? सेकंड कंपोनेंट क्या है? अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। The values of these variables are not under the control of decision maker and are also termed as a state of nature। यानी कि ये वो पर्टिकुलर वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज डिसीजन मेकर के कंट्रोल में नहीं होती हैं, इसी वजह से इसको हम स्टेट ऑफ नेचर का नाम भी देते हैं। थर्ड कंपोनेंट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव या गोल फंक्शन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम is expressed in terms of decision variables to optimize the criteria of optimality such as profit, cost, revenue, distance, etc। यानी कि आपके पास जो क्राइटेरिया है ऑप्टिमलिटी का उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, ऑप्टिमाइज का मतलब होगा या तो आप उसे मैक्सिमाइज करना चाहोगे या फिर मिनिमाइज करना चाहोगे। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप उसको डिसीजन वेरिएबल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो तो उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। जैसे आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहोगे, कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहोगे, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाहोगे, डिस्टेंस को मिनिमाइज करना चाहोगे, तो आपका जो क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमलिटी है उसको ऑप्टिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप उसे डिसीजन वेरिएबल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो तो उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। फोर्थ कंपोनेंट क्या है इसके रेफरेंस में? पॉलिसीज एंड कंस्ट्रेंट्स। दीज आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वैल्यूज ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स। These can arise due to organizational policies, legal restraints, or limited resources. The constraints may be in the form of equations or inequalities। यानी कि policies and constraints का मतलब क्या होगा? ये कुल मिला के जो decision variables है उनकी values के restriction को define करते हैं। Organization policy की वजह से arise हो सकते हैं ये, या organization के legal restraints की वजह से arise हो सकते हैं, या फिर organization के पास जो resources की limitedness है उसकी वजह से भी ये कंस्ट्रेंट्स अराइज हो सकते हैं। ये जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं ये इक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। दैट इज क्लियर? पॉलिसीज एंड कंस्ट्रेंट्स के बाद नेक्स्ट वन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। दिस इज द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। इन अ डिसीजन प्रॉब्लम द डिसीजन वेरिएबल्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड इन द कंस्ट्रेंट्स आर कनेक्टेड बाय अ स्पेसिफिक फंक्शनल रिलेशनशिप। तो जब हम डिसीजन प्रॉब्लम में डिसीजन वेरिएबल्स की बात करते हैं तो उन्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में और कंस्ट्रेंट्स में एक स्पेसिफिक फंक्शनल रिलेशनशिप के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसके बेसिस पर एक कंप्लीट मैथमेटिकल मॉडल आपके सामने आ जाता है। तो जो भी वेरिएबल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, उनको जब हम एक फंक्शनल रिलेशनशिप के बेसिस पर डिफाइन करते हैं तब जाकर एक मैथमेटिकल मॉडल प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट हो जाता है। स्टेप नंबर थर्ड इज सॉल्विंग द मैथमेटिकल मॉडल। एक बार जब आपने मैथमेटिकल मॉडल को कंस्ट्रक्ट कर लिया, फॉर्मुलेट कर लिया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू सॉल्व इट। और सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को हमें ऑब्टेन करना होता है। इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना होता है? ये भी देखना होता है कि जो मैथमेटिकल मॉडल है वो किस पर्टिकुलर फॉर्म का है या किस पर्टिकुलर टाइप का है। उसके बेसिस पर ही
प्रॉपर टेक्निक को फॉलो करके उन डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यूज को ऑब्टेन किया जाता है। यानी कि जैसे जैसे जो मैथमेटिकल मॉडल है उसकी फॉर्म अगर चेंज होती है, इसका टाइप चेंज होता है, तो उसमें यूज की जाने वाली ओआर टेक्निक भी डिफरेंट होगी। तो आपको ये देखना जरूरी है कि जिस पर्टिकुलर ओआर मॉडल को आप सॉल्व कर रहे हो उसकी फॉर्म क्या है, उसका टाइप क्या है, उसके बेसिस पर आप स्पेसिफिक टेक्निक का यूज करके डिसीजन वेरिएबल्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करते हो। जब मॉडल को सॉल्व करना है देन इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ वेरियस मैथमेटिकल टूल्स एंड न्यूमेरिकल प्रोसीजर्स। यानी कि हर टाइप के मैथमेटिकल मॉडल के लिए अलग टाइप की मैथमेटिकल टूल और न्यूमेरिकल प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, और ऑपरेशंस रिसर्च में डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल टूल्स और न्यूमेरिकल प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप के मॉडल्स को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुल मिला के इस स्टेप में आप क्या करते हो, जो मैथमेटिकल मॉडल आपके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है स्टेप नंबर 2 में, उसको इस स्टेप में प्रॉपर ओआर टेक्निक का यूज करते हुए सॉल्व किया जाता है और उसके बेसिस पर डिसीजंस वेरिएबल्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऑब्टेन कर लिया जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज वैलिडेटिंग द सॉल्यूशन। एक बार आपका मैथमेटिकल मॉडल सॉल्व हो जाता है तो सॉल्यूशन को रिव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एकदम से नहीं कर देते हो कि जैसे ही आपके पास सॉल्यूशन आया और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। नो, इम्प्लीमेंटेशन से पहले आपको सॉल्यूशन को प्रॉपर्ली रिव्यू करना जरूरी है और ये देखना जरूरी है कि जो वैल्यूज हैं वो एक प्रॉपर सेंस को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और जो रिजल्टिंग डिसीजंस है उनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है और ये देखना भी जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई डिसीजन वेरिएबल आपकी तरफ से छूट गया हो। अगर डिसीजन वेरिएबल छूट गया हो गलती से तो उसको भी फिर प्रॉपर्ली ऐड करते हुए क्या रहता है, मैथमेटिकल मॉडल को मॉडिफाई किया जाता है और उसके बाद फिर अगेन मैथमेटिकल मॉडल को सॉल्व करके न्यू मॉडिफाइड सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया जाता है। तो वैलिडेट करना सॉल्यूशन को बहुत जरूरी है। एक बार वैलिडेट हो जाता है मॉडल और वैलिडेट होने के बाद आप सेटिस्फाइड होते हो विद द सॉल्यूशन या विद द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स, देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज द इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन। अब आप क्या करते हो, उस सॉल्यूशन को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करते हो। द डिसीजन मेकर नॉट ओनली हैज टू आइडेंटिफाई गुड डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स but also to select alternatives that are capable of being implemented. It is important to ensure that any solution implemented is continuously reviewed and updated in the light of changing environment. यानी कुल मिला के आपको उन वैल्यूज़ को या उन वैल्यूज़ के बेसिस पर सॉल्यूशन को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है जिससे कि अगर फ्यूचर में कोई भी रिव्यू आपको फॉलो करना पड़े या कोई भी अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उस मॉडल में अपडेशन किया सके और एडवांस वैल्यूज को प्रॉपर्ली फाइंड आउट किया जा सके। इस तरीके से आपको उन वैल्यूज को या उस सॉल्यूशन को प्रॉपर्ली सिस्टम में इंप्लीमेंट करना होता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 इज मॉडिफाई द मॉडल। इफ ड्यूरिंग वैलिडेशन द सॉल्यूशन कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड, one needs to identify the constraints that were omitted during original problem formulation or to find out whether some of the original constraints were incorrect and if need to be modified। तो modify the model में है क्या यहाँ पर, जब आप वैलिडेशन स्टेज को फॉलो करते हो और वैलिडेशन को अकॉर्डिंग अगर आपको ये लगता है कि सॉल्यूशन को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता तो क्या करना है, तो उसमें जो ओआर स्पेशलिस्ट है वो क्या करता है, वो कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करता है जिनको ओरिजिनल प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के टाइम पर ओमिट कर दिया गया था या फिर नेग्लेक्ट कर दिया गया था या फिर इसको इंक्लूड किया ही नहीं किया गया था, या फिर वो ये देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ओरिजिनल कंस्ट्रेंट्स हैं वो इनकरेक्ट वे में प्रेजेंट किए गए हैं और उनको मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा कोई भी केस बनता है देन द ओआर स्पेशलिस्ट मस्ट रिटर्न to the problem formulation step and carefully make the appropriate modifications to represent the given problem more accurately। तो इस स्टेज में क्या करना है हमारा स्पेशलिस्ट को, वो फिर से प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन स्टेप की तरफ वापस जाए और वहाँ उसको जो भी मॉडिफिकेशंस करने हैं, जो अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस हो उनको वो केयरफुल वे में फॉलो करे और फिर एक्यूरेट वे में गिवन प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करे जिससे कि एग्जैक्ट और एक्यूरेट सॉल्यूशन को अचीव किया जा सके, ऑब्टेन किया जा सके। And the last step is establishing control over the solution. The dynamic environment and changes within the environment can have significant implications regarding the
क्वांटिटी वैलिडिटी ऑफ मॉडल्स एंड देयर सॉल्यूशंस। क्योंकि हमें जो मॉडल है और जो उसके सॉल्यूशन हैं उसकी कॉन्टिन्यूस वैलिडिटी चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम क्या करें, मॉडल को और उसके सॉल्यूशन को प्रॉपर कंट्रोल करें। क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा है, डायनेमिक है, और एनवायरनमेंट में लगातार चेंजेस होते ही रहते हैं। तो इन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए आपको अपने मॉडल को प्रॉपर्ली वैलिडेट करना होता है, उसके सॉल्यूशन को भी वैलिडेट करना होता है, और उसको वैलिडेट करने के लिए क्या जरूरी है, एक कंट्रोल प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत जरूरी है, एस्टेब्लिश करना जरूरी है। और ये कंट्रोल प्रोसीजर इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि ये इन चेंजेस को प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर सके और इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में जो भी सुटेबल एडजस्टमेंट लेने हो वो ले सके, जैसे कि चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको वैलिडेटेड मॉडल और वैलिडेटेड सॉल्यूशन उसके रेफरेंस में ऑब्टेन हो सके। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेथोडोलॉजी ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च। Thank you.